चलो हेडिंग दो, केटीजी या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जिस समय में केटीजी ठीक है आया था, ठीक है, उस समय में ये तो पता था कि जो हीट है वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि न्यूटन ने उस समय, ठीक है, न्यूटन ने उस समय, ठीक है, 19th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है, ये जो आया था वो 19th सेंचुरी में आया था केटीजी, ठीक है। उस मतलब न्यूटन ने टेम्परेचर, अभी तक तो तुमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर की कहीं कोई बात है क्या? टेम्परेचर की कोई बात नहीं है न्यूटन्स लॉ में, ठीक है। लेकिन उस समय, ठीक है, फिजिक्स का मतलब था न्यूटन, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये केटीजी की जो खोज की शुरुआत हुई थी वो वहीं से हुई थी, ठीक है, कि जितने भी चीज़ें हैं फिजिक्स में सब कुछ रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। तो बाद में ये पाया गया कि जो टेम्परेचर है और जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसमें एक रिलेशन है केटीजी को यूज़ करके, ठीक है, ये पाया गया। तो हम लोग अभी जो करने वाले हैं, ठीक है, देखो दो बातें, एक तो हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, एक तो हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम टेम्परेचर है ना और काइनेटिक एनर्जी में केटीजी को यूज़ करके एक रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश करने वाले हैं, ठीक है। हम ये आगे देखेंगे कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक ही चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बता कि हीट और टेम्परेचर दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो ये दिखाता है कि उस बॉडी में हीट का अमाउंट, मतलब एनर्जी का जो स्टेट है, मतलब एनर्जी कितनी ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब हीट एनर्जी उस बॉडी के पास होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए लिखिए। इन द काइनेटिक केटीजी वॉज एस्टैब्लिश, KTG is a relation, KTG, kinetic theory of gas, is a relation which establish relation between temperature and kinetic energy. Temperature and kinetic energy. It was done in 19th century, ये भी लिख लो। तो चलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टैब्लिश करने से पहले, ठीक है, हम लोग एक सैंपल ऑफ गैस ले लेते हैं। यह सैंपल ऑफ गैस एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर में हम लोग ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। हम लोग इसको क्यूबिकल कंटेनर में ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए n मोल ऑफ गैस है, इसमें n मोल ऑफ गैस है, ठीक है। अगर n मोल ऑफ गैस है और इसका अगर मॉलिक्यूलर मास ma है, ठीक है, m0 है मान लीजिए, है ना। तो सबसे पहले मुझे बताइए टोटल मास ऑफ द गैस क्या होगा? मास ऑफ गैस बोलिए n इंटू m0, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? बोलो n इंटू Na, ठीक है। एक मोल में Na होता है एवोगैड्रो नंबर, तो n में कितने होंगे? n इंटू Na, ठीक है। इसमें मैंने n मोल्स मान लिए इस कंटेनर में, ठीक है। देखो हम लोग कुछ एजम्पशंस की पहले बात करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। ये जो हम लोगों ने क्यूबिकल लिया है वो सिंप्लिसिटी के लिए लिया है, ठीक है। हम चाहते तो हम लोग क्यूबाइड भी ले सकते थे, लेकिन उसमें डेरिवेशन थोड़ा टफ हो जाता, इसलिए हम लोगों ने इसको क्यूबिकल लिया है। क्लियर? लिखिए, लिखो एजम्पशंस फॉर केटीजी। एजम्पशंस फॉर केटीजी। पॉइंट नंबर वन, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सेम एज दैट ऑफ vessel. Volume of the gas is same as that of vessel, ठीक है। कपिल मुझे ये बताओगे कि मान लो ये कंटेनर है 1 लीटर का, ठीक है, इसमें गैस है 2 मोल गैस है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छेद कर दिया और आधी गैस निकाल दी, फिर गैस को, इस ढक्कन को बंद कर दिया। अब जो मान लो अब इसमें 1 मोल बच गया, तो इस गैस का वॉल्यूम घटा। पहले जो गैस था 2 मोल और अब जो 1 मोल गैस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है या दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है? सेम है, ठीक है। 2 मोल गैस भी पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ था, है ना, और 1 मोल गैस भी अब पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो जो कंटेनर की वॉल्यूम होती है ना, और जो गैस की वॉल्यूम होती है वो हम दोनों क्या लेते हैं? सेम लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ए गैस कंसिस्ट ऑफ large number of gas consists of a large number of small identical
small identical and elastic particles called molecules. ठीक है, समझ गए, है ना. स्मॉल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, और इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, देखो हम लोग अभी जो केटीजी डिराइव कर रहे हैं ना, इसमें सारी हम बातें करेंगे आइडियल. ठीक है, जो आइडियल बातें हैं वही हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, थोड़ी बहुत डेविएशन होती है ना. जो हम लोग अभी एटीजी में पढ़ रहे हैं, जो रियल गैस होती है वो प्योरली इस तरह से नहीं होती है. हम आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, और उसी के ये सब एजम्पशंस हैं. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज much smaller than the size of molecule is much smaller than the average separation between the molecules. The size of molecule is much smaller than the average separation between the molecules. ठीक है, इसका मतलब समझो. जैसे मान लो हम इस कंटेनर की बात करें, तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और इनकी साइज़ जो होगी उसके कंपैरिजन में क्या होगी, बहुत कम होगी. ठीक है, मतलब अगर हम इस रूम में गैस की अगर हम बात करें, ठीक है, और सारे गैस के एटम्स को अगर हम मिला के एक सिंगल एटम हम बना दें, तो वो रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा. सारे एटम्स को ले लिया, रूम के सारे एटम्स को, उसको सबको मिला के हम लोगों ने एक एटम बना दिया. ठीक है, तो उसका वॉल्यूम बहुत कम होगा क्योंकि खाली स्पेस बहुत ज़्यादा है. मेरी बात समझ रहे हो, एटम्स का साइज जो है वो खाली स्पेस की तुलना में बहुत छोटा है. फिफ्थ, द मॉलिक्यूल्स exert no force on each other or on the wall of container except during collision. ठीक है, क्लियर. अच्छा, ये मुझे बता कि क्या लिख लिया, क्या दो एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? बोलो, क्या दो एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या? नहीं. देखो, ये एक एटम है, एक एटम है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं है. ठीक है, कोई फोर्स नहीं है. अगर फोर्स नहीं होगा तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तभी होती है जब स्प्रिंग फोर्स होता है. नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स, तुम लोग जानते हो, जब फोर्स ही नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा. लेकिन ये मुझे बताओ कि एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में फोर्स होता है या नहीं होता है? अगर एक मॉलिक्यूल है, उनके दो एटम्स की हम बात करें, ठीक है, तुमने पोटेंशियल एनर्जी 11th, ठीक है, पढ़ा होगा तुमने पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन का एक ग्राफ, या नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दो एटम्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में एक फोर्स होता है. ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, लेकिन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में चूंकि कोई फोर्स नहीं होता, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. ठीक है, लिख लिया ये आप लोगों ने, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, चाहो तो इसको लिख लो कि देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स या टू एटम्स ऑफ. ठीक है, लिख लिया, है ना. लिखो नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स फॉलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. द मॉलिक्यूल्स फॉलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, इसमें तो समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल कोलिजन्स between two molecules are perfectly elastic. All collisions between two molecules are perfectly what? Elastic. ठीक है, clear. Last point, time spent यार मैंने एक पॉइंट कम लिख, बीच में गायब कर दिया है क्या? हाँ, ठीक है,
चलो ये लिख लो, टाइम स्पेंट ड्यूरिंग कोलिजन, टाइम स्पेंट ड्यूरिंग कोलिजन is negligibly small, is negligibly small compared to average duration of time passed between two collisions. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? बोलो, मतलब जो कोलिजन होता है उसका टाइम बहुत छोटा होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, एक पॉइंट मैंने छोड़ा था, लास्ट पॉइंट इसको लिख लो तुम लोग। ठीक है, इन ए गैस मॉलिक्यूल, लास्ट पॉइंट, इन ए गैस मॉलिक्यूल the gas molecule the molecules are in a gas molecules are moving in all possible directions with all possible speeds randomly, ठीक है, मतलब हर एटम का मास सेम होगा या अलग अलग होगा, ये मुझे बताओ, क्योंकि आइडेंटिकल है, हर एटम का मास क्या होगा? सेम। अच्छा, जैसे मान लो एटम की वेलोसिटी जो है वो ऐसी है, ठीक है, ऐसी है, उसके 3 कंपोनेंट होंगे, Vx, Vy और Vz, ठीक है, 3 कंपोनेंट हो गए। अच्छा, हर मॉलिक्यूल का जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हर मॉलिक्यूल का सेम होगा या हर मॉलिक्यूल का अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। हर मॉलिक्यूल का जो y कंपोनेंट होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। हर मॉलिक्यूल का z कंपोनेंट भी अलग अलग होगा। लेकिन ये मुझे बताओ कि अगर हम पूरे गैस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर मैं हर मॉलिक्यूल के x कंपोनेंट का होल स्क्वायर करके ऐड कर दूं और हर मॉलिक्यूल के मैं वेलोसिटी के y कंपोनेंट का होल स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूं, ठीक है, क्या वो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे? वो बराबर होंगे। क्या मॉलिक्यूल्स को x y z में कोई अंतर पता होगा कि यार मैं ये x से बढ़िया डायरेक्शन है तो मैं इसमें जोर से भागूं, ये y है मैं इसमें जोर से भागूं, ऐसी बात होगी क्या? नहीं। अगर हम लार्ज सैंपल की बात करें, ठीक है, तो x y z में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तुम सोचो कि सैंपल कितना बड़ा है, एक मॉलिक्यूल, एक मोल में, ठीक है, कितने गैस होते हैं, कितने एटम्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तुमको तो गिनती भी नहीं आती है, तुम तो 10⁻6-7 तक ही गिनती जानते हो, करोड़ अरब खरब में ख़त्म हो जाओगे तुम लोग, ठीक है, मिलियन और बिलियन में, है ना। और उसके बाद बहुत सारी गिनती है 10⁻27, ठीक है। उतने लार्ज सैंपल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और गैस को एक्स वाई जेड में कोई अंतर तो पता नहीं होगा, है ना। तो हम एक एटम और दूसरे एटम को कंपेयर करें तो हो सकता है कि दोनों की एक्स की वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन जब हम लार्ज सैंपल की बात करेंगे और हर मॉलिक्यूल के एक्स कंपोनेंट को का होल स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे और हर मॉलिक्यूल के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके हम अगर ऐड कर दें तो चूंकि एक्स और वाई में कोई अंतर नहीं है तो वो दोनों लगभग, हो सकता है कि इसका जो एक्स कंपोनेंट हो और ठीक है इसका जो वाई कंपोनेंट हो, दोनों अलग अलग हों, लेकिन किसी दूसरे एटम का जो वाई कंपोनेंट होगा वो इसके वाई कंपोनेंट को कॉम्पनसेट कर देगा। मेरी बात नहीं समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। देखो जैसे बहुत सारे एटम्स हैं, हो सकता है कि इसका एक्स कंपोनेंट इसके एक्स कंपोनेंट से ज़्यादा हो, ठीक है, या इसका जो एक्स कंपोनेंट है इसके वाई कंपोनेंट से ज़्यादा हो, लेकिन किसी दूसरे एटम में जो वाई कंपोनेंट इसका ज़्यादा है, ठीक है, किसी दूसरे एटम में वाई कंपोनेंट कम होगा और एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन सबको स्क्वायर करके तुम अगर ऐड करो तो सबका क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर मैं ये लिख दूँ समेशन वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन वी जेड स्क्वायर, ठीक है, तो कोई दिक्कत है तुमको मुझे बताओ, क्योंकि डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं होता। और यहाँ पे जो हम ऐड करेंगे वो आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू कैपिटल एन तक, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कैपिटल एन है, इसको मैं कैपिटल एम से लिख देता हूँ मास ऑफ द गैस को, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन तक होगा, ठीक है। लिख लो इस चीज़ को, लास्ट पॉइंट ये भी लिख लो। नेक्स्ट लिखो प्रेशर। अच्छा ये बता कि जब कोई मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी होती है, जब कोई मॉलिक्यूल किसी वॉल से टकराएगा, है ना, तो मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा।
अगर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होगा, प्रेशर। फिर से मैं वही क्यूबिकल कंटेनर की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। इस आइटम के पास, ठीक है, मोनोएटमिक गैस ले रहा हूँ, Vx है, Vy है, Vz है, ठीक है। मैं इस वॉल की बात कर लेता हूँ, है ना, सिमेट्री है, तो किसी भी एक वॉल पे अगर मैं प्रेशर निकाल लूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर वॉल पे प्रेशर क्या होगा, सिमेट्री से सेम होगा, ठीक है। ये L है, ये L है। अब एक चीज़ देखना, वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है, Vx है, Vy है, Vz है, ठीक है। अगर सिर्फ Vx होता तो क्या इस वॉल और इस वॉल से टक्कर होती क्या, बोलो। अगर सिर्फ Vy होता तो इस वॉल से टक्कर होती क्या। तो इस वॉल पे जो हम प्रेशर की बात करेंगे, है ना, वो किस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण होगी, Vx, Vy या Vz, Vx। तो हम इस वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका एरिया देख लेते हैं। इसका जो एरिया होगा वो L इंटू एल ए स्क्वायर होगा, ठीक है। और जो कोलिजन होगी वो किस कंपोनेंट के कारण होगी, Vx के कारण होगी। अच्छा, तुम लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू dp/dt होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, dp/dt। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं, ठीक है, 1 सेकंड में, अगर मैं dt को 1 सेकंड ले लेता हूं तो फोर्स और dp दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें 1 सेकंड में चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ठीक है, याद रखना। देख, मैं इस वॉल की बात कर रहा हूँ, कोलिजन इलास्टिक है, बॉल आया, ठीक है, Vx वेलोसिटी से, और किस वेलोसिटी से लौटेगा ये मुझे बताओ, Vx से आया, Vx से लौट गया। तो मैं लिखूंगा चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन। कितना होगा ये मुझे बताओ, ठीक है। mvx से गया, mvx से लौटा, तो पहले मोमेंटम था mvx पॉजिटिव, बाद में था mvx नेगेटिव। तो m इंटू वी एक्स माइनस mvx माइनस mvx, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ उसको 2mvx, ठीक है, बोलो। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, हम सारे एटम्स की बात कर रहे हैं या हम एक, मतलब सारे एटम्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं, हम एक एटम की बात कर रहे हैं। हम जो भी फोर्स निकाल रहे हैं वो सिर्फ एक एटम का फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ये एटम चला, है ना, यहाँ तक आया और फिर यहाँ तक गया, तो यहाँ इस दीवार से टकराया, फिर कितनी देर के बाद ये कोलिजन हुआ ये हमें निकालना है, ठीक है। इस वॉल की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस वॉल की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, कितना दूर चला, L या 2L, है ना, Vx है वेलोसिटी, तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 2L अपॉन वेलोसिटी Vx। टाइम कितना लगा, 2L इंटू 2L अपॉन Vx, कोई दिक्कत, बोलो। तो 2L अपॉन Vx टाइम में एक कोलिजन है, तो 1 सेकेंड में कोलिजन कितना होगा, 1 अपॉन 2L बाई Vx, दैट इज इक्वल टू Vx अपॉन 2L। नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में, बोलो। तो 2L अपॉन Vx अपॉन 2L जो होगा वो होगा नंबर ऑफ कोलिजन्स इन व्हाट, 1 सेकेंड। क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, ठीक है। एक एटम का या सब एटम का, एक एटम का, ठीक है, लिख लो इस चीज को। दिस इज नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। दिस चेंज इन क्लियर है। अच्छा देख, एक कोलिजन में इतनी मोमेंटम चेंज होती है, तो चेंज इन मोमेंटम इन इतने नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो डेल्टा पी जो होगा, ठीक है, इन 1 सेकेंड, वो होगा नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड इनटू चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, ठीक है। नहीं आ रहा है तुम लोगों को समझ में। एक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम इतना है, और 1 सेकेंड में मान लो 10 कोलिजन हुए, तो एक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम इतना, तो 10 कोलिजन में कितना, 10 इंटू दिस थिंग, ठीक है, 10 इंटू दिस थिंग। तो नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड इतना है, और एक कोलिजन में चेंज मोमेंटम इतना है, तो 1 सेकेंड में जो चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है, वो नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड एंड इंटू चेंज इन मोमेंटम इन 1 कोलिजन। तो बेसिकली दिस इज चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड ऑफ 1 एटम। तो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाई जो एटम विच इज कंसिडर्ड, ठीक है, ऑन द वॉल। नहीं आ रहा है, क्लियर है बिल्कुल, बोलो। तो ये होगा F1 होगा
है ना m वी एक्स स्क्वायर बाई एल के बराबर, मानते हो इस बात को? ठीक है, दिस इज फोर्स एक्सर्टेड बाई, है ना, फर्स्ट एटम ऑन द वॉल। अच्छा, हर एटम का जो x की वेलोसिटी है वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है F रिजल्टेंट, ठीक है, तो मैं सबको सम कर दूंगा F1 प्लस F2, ठीक है, Fn तक, है ना। मैं लिखूंगा m बाई एल, है ना, समेशन वी एक्स स्क्वायर वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर। कितने नंबर ऑफ एटम्स है? कैपिटल N, है ना, कैपिटल N नंबर ऑफ एटम्स हम लोग लिए थे और कैपिटल N की वैल्यू थी N इंटू Na के बराबर। ठीक है, क्लियर है? तो इसको I इज इक्वल टू 1 से मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू N तक। क्लियर? बोलो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो एटम्स जो होंगे उनके एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को निकालना आसान होगा या उनके वेलोसिटी को निकालना आसान होगा? वेलोसिटी के साथ, ठीक है, उनके वेलोसिटी के साथ खेलना आसान होगा, उनके एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ खेलना आसान नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, इसको हम चेंज करने का प्रयास करते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी में। ठीक है, मैं पहले एटम के लिए लिख रहा हूँ। पहले एटम के लिए, ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी वाई वन स्क्वायर प्लस वी जेड वन स्क्वायर। बोलो, रिजल्टेंट वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं, ये हो गया वी वन स्क्वायर, सिमिलरली वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी वाई टू स्क्वायर प्लस वी जेड टू स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग लिखते चले जाएंगे, है ना, वी एन स्क्वायर, वी कैपिटल एन स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स एन स्क्वायर प्लस वी वाई एन स्क्वायर प्लस वी जेड एन स्क्वायर। इन सबको मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आएगा समेशन वी स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन तक, दैट इज वी एक्स आई स्क्वायर समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से लेके, ठीक है, कहाँ तक, आई इज इक्वल टू एन तक प्लस समेशन वी वाई आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन तक प्लस समेशन वी जेड स्क्वायर आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू कैपिटल एन तक। अब ये और ये तीनों बराबर हैं या नहीं हैं? हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, तीनों बराबर हैं, तो ये भी, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया दिस इक्वल टू समेशन 3 एक्स आई स्क्वायर फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन तक। ठीक है, तो ये जो मेरे पास आएगा वो होगा 1/3 ऑफ समेशन वी रिजल्टेंट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया फोर्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/3 m बाई एल समेशन वी स्क्वायर फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू कैपिटल एन तक। कोई दिक्कत है किसी को? बोल, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। तो देखो, हमारे पास जो फोर्स आया वो आया F इज इक्वल टू क्या था ऊपर, एम नॉट m बाई एल 3L समेशन वी आई स्क्वायर, है ना, फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू n। ये टोटल फोर्स है या एक एटम का फोर्स है? हमने समेशन किया है, ये एक एटम का है या टोटल का है? टोटल। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, उस वॉल का एरिया एल स्क्वायर है, तो प्रेशर होगा दिस अपॉन एल स्क्वायर। तो यहीं पे मैं डायरेक्ट एल क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, एल क्यूब कर दिया। अच्छा, एल क्यूब इज व्हाट? वॉल्यूम। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू, है ना, m बाई 3 वॉल्यूम समेशन वी आई स्क्वायर फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू n। ठीक है, अच्छा, ये मास ऑफ द एटम है ना, ये मास ऑफ द एटम है या मास ऑफ द टोटल गैस है? बोलो, एटम है या टोटल गैस है? एटम है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे nm आ गया। ये n जो है वो मास ऑफ वन मोल है या टोटल नंबर ऑफ एटम्स है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स है।
तो एक एटम का मास है स्मॉल m, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स का क्या होगा, कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन 3v, है ना। अच्छा तुम इस टर्म को देखो, तुम क्या कर रहे हो इस टर्म में, ठीक है, हर एटम के, ठीक है, n नंबर ऑफ एटम्स है, हर एटम के वेलोसिटी का होल स्क्वायर कर रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हो, n कर रहे हो। इस टर्म को हम कहते हैं VRMS होल स्क्वायर। VRMS होल स्क्वायर जो है, ठीक है, VRMS होल स्क्वायर वो हमारे पास आया समेशन VI स्क्वायर फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N। तो VRMS होगा रूट ऑफ दिस, इसको हम रूट मीन स्क्वायर कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर। लेकिन प्रोसेस जो होती है वो उल्टी होती है, ठीक है, स्क्वायर मीन रूट। तुम देखो हमने सबसे पहले स्क्वायर किया, उसके बाद हम लोगों ने मीन करा, स्क्वायर करके सबको ऐड करा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स किया, तो हम लोगों ने मीन निकाला और उसके बाद हम लोगों ने रूट कर दिया, तो क्या हो गया, स्क्वायर मीन, ठीक है। आरएमएस कहते हैं उसको रूट मीन स्क्वायर, लेकिन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर मीन रूट, ठीक है। तो ये VRMS का होल स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया इसको, और RMS VRMS जो होगा वो तुम ये लिख सकते हो, हर एटम के वेलोसिटी को लो, ज़्यादा नहीं सोचना है, हर एटम की वेलोसिटी को लो, स्क्वायर करो, जोड़ो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करो, है ना, और उसका रूट निकाल लो, स्क्वायर मीन वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। इसका बहुत महत्व है। तो VRMS जो हमारे पास यहाँ से आएगा, ठीक है, तुम देख सकते हो VRMS तुम लिख सकते हो इज इक्वल टू 3PV बाई, ठीक है, प्रेशर तो तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, इसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। मुझे बताओ कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, क्या होता है, डेंसिटी। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सही कर रहे हैं हम लोग, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना, ठीक है, चलो याद तो है तुम लोगों को, है ना, इज इक्वल टू VRMS का होल स्क्वायर। तो या तो तुम VRMS को ऐसे लिख सकते हो, VRMS इज इक्वल टू, इससे लिख रहा हूँ मैं, रूट ऑफ 3PV बाई m, या VRMS तुम लिख सकते हो इज इक्वल टू 3P रूट ऑफ 3P बाई रो के बराबर लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। ये m जो है वो मास ऑफ 1 मोल है या मास ऑफ टोटल गैस है, टोटल गैस, कैपिटल M इज नॉट मास ऑफ 1 मोल, इट इज व्हाट, मास ऑफ टोटल गैस। अच्छा ये तो तुम लोग जानते हो PV इज इक्वल टू nRT, बोल, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इक्वल टू रूट ऑफ nRT अपॉन, अच्छा m मास ऑफ गैस, कितने नंबर ऑफ मोल्स लिया था हम लोगों ने, n। अच्छा एक मोल का मास कितना होता है, m नॉट, एक मोल का मास कितना होता है, m नॉट। तो क्या इसको मैं n इंटू m नॉट लिख सकता हूँ क्या, बोलो, तो ये कट गया, कितना होगा ये, रूट ऑफ 3RT बाई m नॉट। जब रूट ऑफ 3RT बाई आएगा, जब टेम्परेचर आएगा, तो नीचे मास ऑफ 1 मोल होगा या मास ऑफ गैस होगा, ये 1 मोल है। अगर तुम PV के टर्म्स में लिखते हो तो ये यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ गैस होगा, लेकिन अगर तुम RT लिखते हो तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल होगा, ठीक है। क्लियरली लिख लो, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, सारी टर्म्स को क्लियरली लिख लो तुम लोग कि m नॉट मास ऑफ 1 मोल होगा, m जो है वो मास ऑफ गैस होगा, ठीक है, सारी बातों को ढंग से लिख लो तुम लोग। लिखो नेक्स्ट, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी तुम लोगों ने देखा था कि VRMS इज इक्वल टू, है ना, रूट ऑफ 3RT बाई m नॉट, है ना। तुम यहाँ से टेम्परेचर निकाल सकते हो या VRMS होल स्क्वायर लिख सकते हो तुम, है ना, इज इक्वल टू 3RT बाई m नॉट, ठीक है। तो टेम्परेचर तुम लिख सकते हो m नॉट बाई 3R, है ना, इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तू ध्यान से देख इस फॉर्मूले को, किसी भी कंटेनर में मास ऑफ द गैस कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, मतलब अगर हम हाइड्रोजन गैस लें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट। 3 कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, R तुम जानते ही हो कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर बेसिकली किस बात पर निर्भर है ये मुझे बताओ, VRMS का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब तुम एक चीज़ सोचो कि VRMS जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, देखो दो एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो टोटल जो एनर्जी ऑफ द गैस होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस जो होगी वो वेलोसिटी के स्क्वायर के हाफ mv स्क्वायर
मेरी बात समझ रहे हो ना? गैस की जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, हम लोग एजम्पशन में पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है? वो होती है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv², ठीक है? तो तुम देख सकते हो कि टेम्परेचर जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है? तो अगर टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, या हम उल्टा कह सकते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? लिख लो इस चीज़ को। हम दो स्पीड की और बात करेंगे, ठीक है? एक है मीन स्पीड और दूसरा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है? इन दोनों की बातें में हम करेंगे। इनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैं फॉर्मूले लिखूंगा। देखो मीन वेलोसिटी नहीं, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मीन वेलोसिटी कितनी होगी? किसी भी मतलब गैस कंटेनर में मीन वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो। 0, क्योंकि एक एटम इधर जा रहा होगा, दूसरा एटम इधर जा रहा होगा, कोई ना कोई, तो कैंसलेशन वाली बात होगी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है ना? तो मीन वेलोसिटी लगभग कितनी होगी? 0। हम यहाँ पे मीन स्पीड की बात कर रहे हैं। मीन स्पीड का मतलब हुआ हर एटम को लो, ठीक है, उसके वेलोसिटी को जोड़ो, है ना, और क्या करो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, इसको मीन स्पीड कहेंगे, है ना? तो जो गैस की मीन स्पीड आती है, ठीक है, वो आती है, लिख लो, एवरेज स्पीड और मीन स्पीड इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 RT बाई पाई m0, ठीक है? रूट ऑफ 8 RT बाई पाई m0। क्लियर? सुनना। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 RT बाई m0। ये तुम लोग पढ़ चुके हो? अच्छा, ये केमिस्ट्री में पढ़ाया गया तुम लोगों को, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब समझाता हूँ। क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है? अच्छा, ये बताओ कि हम इस रूम में 10 बच्चे हैं इस रूम में। 5 बच्चे जो हैं वो 90% वाले हैं, 3 बच्चे जो हैं वो 80% वाले हैं, और 2 बच्चे जो हैं वो 70% वाले हैं। कितने बच्चे हो गए टोटल? 10, ठीक है? 5 बच्चे मैंने क्या बोला, कितने परसेंट वाले? 90% वाले। 3 बच्चे 80% और 2 बच्चे 70%। एक आदमी आया और एक बच्चे को पकड़ा और बाहर ले गया, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस परसेंटेज वाले बच्चे के सिलेक्शन की है? 90%, है ना? तो उसको हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, परसेंटेज वाला बच्चा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कंटेनर की। मान लो इस कंटेनर में, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल के पास, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 वो तो गिनती होती ही नहीं है, ठीक है? एटम्स में 100 का तो कोई नामो निशान नहीं है। 100 एटम है जिनकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। सारे वैसे ही डेटा ले रहा हूँ मैं, ठीक है? 50 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और 30 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और 20 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है? ऐसे ही ले रहा हूँ मैं डेटा। कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए? 200। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 200, ठीक है? मुझे बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा? बोलो, 50 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड? 50, क्योंकि अगर तुम डब्बे में हाथ डालोगे और एक एटम लेके बाहर निकालोगे, ठीक है, तो जो एटम तुम्हारे हाथ में होगा, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होगी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है? तो वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के द्वारा पजेस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? बोलो। मीन वेलोसिटी पहले लिख देना, या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज, ठीक है, एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी, है ना? मोस्ट प्रोबेबल का पहले तुम लोग डेफिनेशन लिख लो, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का। बोलो, लिखो। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी is that velocity which is possessed by इंग्लिश सही बोल रहा हूँ मैं, which is possessed by, possessed by maximum number of atoms in the gas sample. Maximum number of atoms in the what? Gas sample.
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? बोल भाई, ठीक है। चल तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देख हम लोग एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सुनो, लिखो, कंसिडर, अच्छा देखो एक चीज़ सुनो, ये जो फॉर्मूला है रूट ऑफ के 8 3 RT/m0 या जो भी है, ठीक है, वो लार्ज सैंपल ऑफ गैस के लिए है ना। अगर मान लो सैंपल बहुत लार्ज नहीं है, जो तुम्हारा जो बेसिक है, जैसे RMS, तो RMS तुम उस फॉर्मूले से मत निकालना, है ना, वो तो हम लोगों ने गैस सैंपल के लिए डिराइव किया है। अगर मान लो 10 का दे तो तुम बेसिक से जाओगे, जो डेफिनेशन है तुम उससे जाओगे, है ना, कि किसको कहते हैं हम लोग VRMS। हर पार्टिकल के वेलोसिटी को स्क्वायर करना है, जोड़ना है, डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना है, उसका रूट निकालना है, खत्म। मीन वेलोसिटी स्पीड किसको कहते हैं, हर स्पीड को जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करना है, खत्म, ठीक है। लिखिए, कंसिडर n 1100 particles, 1100 particles gas system with speed distribution as follows, ठीक है ना। 1000 particles, each having speed 100 meter per second. 1000 particle each having speed 100 meter per second. लिख लिया। 2000 particle each having speed 200 meter per second. 4000 particle each having speed 300 meter per second. 3000 particle each having speed 400 meter per second. 1000 particle each having speed 500 meters per second, ठीक है। 1000 particle each having speed 500 meters per second, क्लियर। चलिए जल्दी से आप लोग तीनों चीज़ें मुझे बताएं कि मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, ठीक है, वो निकालना तो सबसे आसान है ना। VRMS क्या होगा और मीन स्पीड क्या होगा। पहले मैं मीन निकाल लेता हूँ। V एवरेज इज इक्वल टू 1000 पार्टिकल है और 100 स्पीड है, तो एक पार्टिकल की 100 तो 1000 की तुमको 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितनी बार करना है, 1000 टाइम्स, तो उसको 1000 इंटू 100 कर दिया, प्लस 2000 इंटू 200 प्लस 4000 इंटू 300 प्लस 3000 इंटू 400 प्लस 1000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई टोटल 1000 प्लस 2000 3000 7000 10000 11000, ये हो गया एवरेज स्पीड। और अगर VRMS निकालोगे, है ना, तो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर कितनी बार 100 स्क्वायर, 1000 बार 100 स्क्वायर। तो इसी में VRMS जब तुम निकालोगे, ठीक है, स्क्वायर 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 डिवाइड 11000 और इसका अंडर रूट निकाल दोगे, ठीक है। और V प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा ये मुझे बताओ, बोलो। 4000, ठीक है, क्योंकि सॉरी 3000 होगा ना यार, सॉरी 300, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टिकल कौन से हैं, 4300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होगी वो 300 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर होगी, क्लियर है। हेडिंग तो तुम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। अच्छा, हर एटम की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, अलग अलग होती है। हर एटम की जो वेलोसिटी होती है वो सेम होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो हर एटम की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। मैंने एक एटम का लिखा, हाफ स्मॉल m इंटू
V1 स्क्वायर टोटल गैस का, समेशन ऑफ दिस हाफ m सबका आइडेंटिकल है, समेशन VI स्क्वायर, ठीक है, वही n मोल ऑफ गैस है ना, तो I इज इक्वल टू 1 से लेके I इज इक्वल टू n तक, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या एक मोल का है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ गैस है, ठीक है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया, है ना, दिस मच। क्लियर है सबको? ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे n से डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाएगा हाफ NM इंटू VRMS का होल स्क्वायर। NM इज़ वॉट? M VRMS होल स्क्वायर, ठीक है, बोलो। अच्छा, ये जो M है वो टोटल मास ऑफ द गैस है, मास ऑफ 1 मोल है? टोटल मास ऑफ द गैस है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, हाफ n इंटू एम नॉट इंटू VRMS होल स्क्वायर, ये मास ऑफ 1 मोल है, तो मास ऑफ 1 मोल इज एम नॉट, तो n नंबर ऑफ मोल्स का कितना होगा मास? हाफ n इंटू एम नॉट इंटू VRMS होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये 1 मोल ऑफ द गैस होगा तो यहाँ n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो गैस का होगा वो होगा हाफ n इंटू एम नॉट इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बताओ कि ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है इसमें या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है? नहीं, हमने सिर्फ VRMS का होल स्क्वायर लिया है, ओमेगा वाला फैक्टर भी हमने कंसिडर नहीं किया है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल। अच्छा, ये बताओ कि मोनो एटमिक गैस में एटम्स होते हैं, फ्री टू रोटेट बॉडी होती है, ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट फ्री टू रोटेट बॉडी घूमती है? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, है ना, और एक्सिस अगर ये है, एटम की साइज जो होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत छोटी होती है? बहुत छोटी होती है। 3 एक्सिस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, मोनोएटमिक गैस की बात कर रहा हूँ मैं, दिस वन एंड दिस वन। तीनों एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा या नेग्लिजिबल होगा? नेग्लिजिबल होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नेग्लिजिबल। काइनेटिक एनर्जी तुम जानते हो हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, तो I कितना होगा? बोलो, नेग्लिजिबल। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर मोनो एटमिक गैस की बात करें तो वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो तुम ध्यान से सुनना, अगर हम मोनो एटमिक गैस की बात करें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वही टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनोएटमिक गैस इज सेम एंड इट इज हाफ n m नॉट इंटू V स्क्वायर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। फॉर 1 मोल ऑफ गैस दिस इज m, तो हाफ दिस 1, तो हाफ m नॉट इंटू V स्क्वायर। हाफ m नॉट इंटू V स्क्वायर करोगे तो 1 मोल ऑफ द गैस पे आएगा, हाफ m इंटू VRMS का होल स्क्वायर करोगे तो टोटल गैस का आएगा। बोलो। अच्छा, एक चीज़ देखो, एक टर्म और है, ठीक है, ये जो हाफ m इंटू V1 स्क्वायर जो मैंने लिखा था वो एक एटम का था या पूरे गैस का था? एक एटम का, ठीक है। हाफ m इंटू V1 स्क्वायर मैंने एक एटम का लिखा था। हर एटम का सेम होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी ये, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई थी ये, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एटम अगर मैं निकालूं तो वो आएगा हाफ NM VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो, ये हो जाएगा हाफ m इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार ब्रीफ अप कर देता हूँ। हर एटम के जो एटम्स के जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं वो अलग अलग होता है, ठीक है। हाफ m इंटू V स्क्वायर लिखते हैं हम लोग उस पर्टिकुलर एटम का वेलोसिटी का होल स्क्वायर। अगर तुम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे गैस का तो वो हाफ m इंटू VRMS स्क्वायर आएगा। यहाँ पे टोटल मास ऑफ द गैस पुट करोगे तो टोटल गैस का आएगा। यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल पुट करोगे तो 1 मोल का आएगा। अगर हम हर एटम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालें, जैसे हम लोग यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास 10 रुपये, किसी के पास 20 रुपये, किसी के पास 30 रुपये हैं, है ना, सबके पैसे को ऐड कर दें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दें, ठीक है, तो वो एवरेज
ठीक है, पैसा हर बच्चे के पास आएगा। सिमिलरली हम भी यहाँ भी वही कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकाल रहे हैं। हर पूरे काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दिया, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, एटम से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ मास पुट करोगे, मास ऑफ वन एटम पुट करोगे, VRMS होल स्क्वायर पुट करोगे, तो ये होगा मास ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन एटम। यहाँ मास ऑफ 1 मोल पुट करोगे तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। अगर मास ऑफ 1 मोल पुट करोगे, मास ऑफ गैस पुट करोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी होगा गैस का। ठीक है, लिख लो इसको। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सवाल जो आते हैं इसी सब चीज़ों पे, कॉन्सेप्ट पे तुमको घेरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग अब गैस के डिफरेंट लॉज को KTG के हिसाब से हम लोग अब डिराइव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, तुम KTG में भी देख चुके हो कि P इज इक्वल टू m/3v इंटू VRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये बता, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो VRMS कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट, तो ये टर्म कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, मास ऑफ द गैस तो कांस्टेंट होगा कंटेनर में। ठीक है, और 3 तो तुम जानते ही कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगर कंटेनर जो है वो ओपन है तो क्या मास ऑफ द गैस कांस्टेंट होगा? नहीं। ठीक है, तो कंटेनर अगर क्लोज्ड है तो तुम लिख सकते हो, ठीक है, PV इज इक्वल टू m/3, है ना, VRMS का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो n m0/3 VRMS का होल स्क्वायर। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट है तो PV क्या होगा मुझे बताओ? कांस्टेंट होगा। मास ऑफ द गैस, ठीक है, अगर कांस्टेंट है, ठीक है, ऐसे भी मास ऑफ द गैस कांस्टेंट हो सकता है। एक पिस्टन हो और ये एक्सपैंड हो रही हो, तब भी मास ऑफ द गैस क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन अगर लीकेज है तो मास ऑफ द गैस कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, लिख लो कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये कौन सा लॉ कहते हैं इसको? बॉयल्स लॉ कहते हैं ना। ठीक है, if temperature is constant then pressure is inversely proportional to volume। ठीक है, मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तुम इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ठीक है, या तुम क्लियर है ये, है ना? चलिए हम नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं। इसको लॉ ऑफ क्या कहते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ तुम जानते हो कि PV इज इक्वल टू m/3 इंटू VRMS स्क्वायर है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे मैं CT लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। लिखो इफ, नेक्स्ट लॉ लिखो, नेक्स्ट लॉ Charles law. This law states that if pressure is held constant, then for a given mass of gas, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, given mass of gas, ठीक है, for given mass of gas, volume is directly proportional to temperature। ठीक है, नेक्स्ट लिखो द प्रेशर टेम्परेचर लॉ और गे-लुसाक लॉ। थर्ड वन, प्रेशर टेम्परेचर लॉ और गे-लुसाक लॉ। ठीक है, अच्छा मान लो अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के। लिखो इफ यहाँ भी तुमको मास ऑफ द गैस को कांस्टेंट रखना होगा। ठीक है, इफ मास ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, इफ mass of the gas is kept constant and if volume is not changed, then pressure will be directly proportional to what? Temperature. Pressure will be directly proportional to temperature. लिख लिया? ठीक है, pressure will be directly proportional to temperature। ठीक है, एक और लिखो, एक और लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा ये बता, अगर ये एक कंटेनर है, इसमें दो गैस हैं, हाइड्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है मान लें, ठीक है, या तो कोई भी दूसरा गैस है। अगर हम इस वॉल की बात करें, ठीक है, तो दोनों गैस के लिए जो वॉल्यूम होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि आधे इलाके में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आधे इलाके में ऑक्सीजन होगा। तो ये मत करना कि वॉल्यूम द कंटेनर दिया हो तो आधा उसको दे देना आधा इसको देना, ये मत करना, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम जो होगा वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अच्छा, इस वॉल पे जो प्रेशर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा फोर्स और ऑक्सीजन का भी होगा। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे, दोनों के फोर्सेस को तुम ऐड कर दोगे, ठीक है। तो F जो होगा वो F1, मान लो तीन गैस हैं, F2 प्लस F3 होगा। तो प्रेशर निकालने के लिए तुम एरिया से डिवाइड करोगे, सब में एरिया से डिवाइड होगा, तो जो रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। मतलब जो इक्विवेलेंट प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के समेशन के बराबर होगा। यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। लिख लो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, the resultant pressure of the gas, the resultant pressure of the gas is sum of pressure of all the gases, sum of pressure of all the gases। ठीक है, क्लियर? चले, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ए टैंक यूज्ड फॉर फिलिंग helium balloons, a tank used for filling helium balloons has a volume of 0.3 meter cube, 0.3 meter cube, and contains 2 mole of helium gas at 20 degrees centigrade, 2 mole of helium gas at 20 degrees centigrade. Assuming that helium behaves like an ideal gas, assuming that helium behaves like an ideal gas, A part, what is total translational kinetic energy? What is total translational kinetic energy of the molecule of the gas? Total translational kinetic energy of molecules of the gas. B part, what is average? B part, what is average kinetic energy per molecule? What is average kinetic energy per molecule?
काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा था रूट ऑफ या हाफ एम वी आर एम स्क्वायर, हाफ एम वी आर एम स्क्वायर 3 RT बाई कितना था हमारा एम नॉट, एम बाई एम नॉट इज वॉट, m by m naught is what? Mass of gas upon molecular mass is what? Moles. That is 3/2 nRT. This kinetic energy. तो T1 टेम्परेचर पे ये होगा और Ke फाइनल होगा 3/2 nRT2 डेल्टा Ke. डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा डेल्टा टी यूनिटलेस मतलब कैल्विन या डिग्री में अंतर होता है या डेल्टा टी सब में सेम होता है? सेम होता है। वैसे भी कैल्विन में दिया होता कोई है नहीं। 3/2 n नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 3 R 8.3 है ना, इंटू डेल्टा टी इज़ वॉट 2। तो इससे तो आप निकाल सकते हैं और आंसर इज 74.8 जूल्स, ठीक है। तो आपको ये तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको सवाल आता है कि नहीं आता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यूनिट को मैनिपुलेट करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट, ए वेसल ऑफ वॉल्यूम, ए वेसल ऑफ वॉल्यूम 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ मीटर क्यूब contains an ideal gas at 300 Kelvin and 200 kilopascal, 300 Kelvin and 200 kilopascal. The gas is allowed to leak, the gas is allowed to leak till the pressure falls to 125 kilopascal, till the pressure falls to 125 kilopascal. Calculate the amount of gas, calculate the amount of gas leaked assuming that temperature remains constant, assuming that the temperature remains what? Constant, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये कंटेनर था, ठीक है। PV is equal to nRT, तो ये आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV is equal to कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, है ना। अच्छा मैंने N1 लिख दिया PV/RT। याद रखिएगा जब गैस लीक होगा, ठीक है, तो प्रेशर तो चेंज होगा लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम वही है। अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ कि टेम्परेचर इज सेम, तो टेम्परेचर वही है, गैस कांस्टेंट तो सेम रहेगा। तो मैंने इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया P1V/RT होगा और मैंने फाइनल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया P2V/RT होगा, ठीक है। गैस लीक्ड इस इनिशियल मोल माइनस फाइनल मोल इज इक्वल टू प्रेशर सिर्फ चेंज हो रहा है P1 - P2 इंटू V/RT हो जाएगा। प्रेशर 200 - 125 75 इंटू 10⁻³ और वॉल्यूम जो है, ठीक है, वो है दिया हुआ है आपको, है ना। R की वैल्यू आप जानते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। लिखिए A vessel of volume 2000 meter cube, a vessel of volume 2000 meter cube contains 0.1 mole of oxygen, 0.1 mole of oxygen and 0.2 mole of CO2, ठीक है। If the temperature of the mixture is 300 Kelvin, if the temperature of the mixture is 300 Kelvin, find its pressure, ठीक है, find its pressure। क्या रहा है आप लोगों का आंसर?
3.75 इंटू 10⁵ पास्कल से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, इसे हमें लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से करना होगा, है ना। तो अगर आप रिजल्टेंट प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आप P1 निकालें, P2 निकालें और दोनों को क्या करें, ऐड कर दें। आप जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P इज इक्वल टू NRT बाई V होगा, ठीक है। देखिए आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और पहले मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, है ना। कितना मोल दिया हुआ है आपको, 0.1 मोल। R आप जानते हैं कितना होता है, R 8.3 इंटू टेम्परेचर, कितनी दी हुई है टेम्परेचर, 300 केल्विन, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2000, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, मीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर 10⁻² होता है, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 के बराबर, ठीक है। ये हो गया P1। P2 इज इक्वल टू N, CO2 का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है 0.2, R 8.3, टेम्परेचर 300 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा वो वही होगा 2000 इंटू 10⁻⁻6। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो P1 प्लस P2 जो आएगा वो आएगा 3.75 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर, ठीक है। आप जानते हैं पास्कल जो है वो SI यूनिट होता है किसका, प्रेशर का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, a mixture of hydrogen and oxygen has volume, a mixture of hydrogen and oxygen has volume 200 centimeter cube, has volume 200 centimeter cube, temperature 300 Kelvin, temperature 300 Kelvin, pressure 100 kPa, 100 kilopascal, and mass 0.76 gram, and mass 0.76 gram. Calculate the masses of hydrogen and oxygen in the mixture, ठीक है। यहाँ प्रेशर तुमको 100 kPa दिया हुआ है, ठीक है। तो 100 kPa जो होगा वो P1 प्लस P2 होगा। मैंने हाइड्रोजन के मास को m मान लिया, तो ऑक्सीजन का मास होगा 0.76 माइनस m के बराबर, ठीक है। ये कुछ तो बोलो। तो अच्छा, PV इज इक्वल टू NRT होता है, प्रेशर इज इक्वल टू NRT बाई V, ठीक है। N नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ द गैस अपॉन, है ना, मोलर मास, ठीक है, अपॉन मोलर मास, ठीक है। देखना मैंने ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का M लिया है, तो ये होगा M अपॉन, है ना, हाइड्रोजन का क्या होता है 2, ठीक है, M अपॉन 2 इंटू R, टेम्परेचर कितना है 300 अपॉन वॉल्यूम कितनी दी हुई है 200 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, प्लस 0.76 माइनस M अपॉन नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 32, 100 kPa, है ना, तो 100 इंटू 10⁻³ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.76 अपॉन ऑक्सीजन 32 लिखूँ ना, 32 इंटू R इंटू 300 अपॉन में वॉल्यूम इज 200 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻3। कोई दिक्कत बोलो। तो इसको तुम आराम से सॉल्व करके, है ना, मास ऑफ द गैस की वैल्यू आराम से फाइंड आउट निकाल सकते तुम लोग, ठीक है। चलो निकालो। हाँ, एक गलती की है मैंने, 100 इंटू 10⁻3, ठीक है, लिख लो इसको, सॉल्व करो।
हाँ, तो ये m भी तो हमने ग्राम में ही लिया है ना, ठीक है, ये 2 ग्राम में है तो m भी तो हमने ग्राम में ही लिया है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, ठीक है, दैट विल बी 0.12 ग्राम्स, है ना, और 0.76 माइनस m की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0.64 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, क्लियर? चलिए, टू क्लोज्ड वेसल of equal volume, two closed vessel of equal volume contain air at 105 kilopascal, contain air at 105 kilopascal, 300 Kelvin, and are connected through a narrow tube, if one of the vessel is now maintained at 300 Kelvin, and other at 400 Kelvin, what will be the pressure in the vessels? What will be the pressure in the vessels? ये एक वेसल है, ये दूसरा वेसल है। क्या दोनों की वॉल्यूम सेम है? क्या दोनों का टेम्परेचर स्टार्टिंग में सेम है? कितना है? 300, टेम्परेचर 300, इसका टेम्परेचर 300, वॉल्यूम कितना? सेम वॉल्यूम दिया हुआ है। और भी कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। दोनों में स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? बराबर, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है, तो P सेम है। अच्छा, P तो सेम होगा ही क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं, है ना, तो प्रेशर दोनों वेसल में क्या होगा? सेम। वॉल्यूम दोनों का सेम है, R और T सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा। अब तुमने टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को कितना कर दिया? बोलो 300, इसको 400। देख, प्रेशर तो दोनों में सेम होगा ही, कुछ अलग होगा, लेकिन अब भी प्रेशर दोनों में क्या होगा? सेम, बिकॉज दे आर कनेक्टेड। वॉल्यूम सेम है ही, R सेम है ही, टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों में क्या होगा? डिफरेंट। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? डिफरेंट। लेकिन दोनों का मिला के जो पहले नंबर ऑफ मोल्स था और दोनों का मिला के जो अब नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, 2n, 2 इंटू n, n इज PV by RT, P initial into V upon R into T, T was 300, that is equal to n1 P final into V, एक कंटेनर का मैंने V लिया है, अपॉन R इंटू T प्लस P फाइनल इंटू V अपॉन R इंटू 400। इसको इक्वेट कर दो, है ना, और P इनिशियल की वैल्यू 105 है, ठीक है, तो तुम इससे आसानी से निकाल सकते हो। प्रेशर कितनी दी हुई है स्टार्टिंग में? 105। निकाल के देखो P फाइनल क्या आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ए पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून contains 500 meter cube of helium, at 27 degree, 500 meter cube of helium at 27 degree centigrade and 1 atm pressure, and 1 atm pressure. What is the volume of helium? What is the volume of helium at a height of
at a height of 18,000 feet, where pressure is 0.5 atm and temperature is 0.5 atm and temperature is -3 degree centigrade, -3 degree centigrade. ठीक है, तुम लोगों ने 18,000 फीट का कोई यूज़ किया है या नहीं किया है, या करने का प्रयास किया है? ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए था ये. ठीक है, देख बलून जो है ना, वो पहले यहाँ था. ठीक है, बलून फिर बाद में यहाँ है ना. क्या इसका नंबर ऑफ मोल्स जो बलून के अंदर हैं वो बदलेंगे क्या? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेंगे. ठीक है, तुम जानते हो PV = nRT होता है ना. तो N जो होगा वो PV/RT होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह बराबर होंगे. तो हम लोग लिख सकते हैं P1V1/RT1 = P2V2/RT2. ठीक है, P1. अच्छा, प्रेशर पहले कितना दिया हुआ था? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू V1. पहले V1 कितना था? 500. R दोनों तरफ से कैंसिल कर दो. टेम्परेचर पहले कितना दिया हुआ था? 27 डिग्री. 27 मतलब 27 + 273, 300. दैट्स इक्वल टू P2. P2 कितना है? 0.5 atm इंटू V2 निकालना है शायद तुमको, है ना, इंटू T2 कितना दिया हुआ है? -3 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. तो 273 -3 कितना होगा? 273. इनको सॉल्व करो तो V2 कितना आ रहा है? 900. ठीक है, लिख लो V2 = 900. क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक पिस्टन है. ठीक है, एक सिलेंडर है और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है. ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये L1 है एंड दिस वन इज L2. ठीक है, लिखो. A closed cylinder shown in figure has freely moving piston separating chamber 1 and chamber 2. Chamber 1 contains 25 milligram of N2 gas. Chamber 1 contains 25 milligram of N2 gas and chamber 2 contains 40 milligram of helium gas. 40 milligram of helium gas. When equilibrium is established, what is ratio of L1 divided by L2? ये हो गया A part. B part. What is the ratio of number of moles of N2? What is the ratio of number of moles of N2 to the number of moles of helium? है ना. अच्छा, मोलिकुलर वेट N2 का तुम लोग जानते हो कितनी होती है? 28. और हीलियम का तुम लोग जानते हो कितना? 4 ग्राम्स में. ठीक है, चलिए मैं एक चीज़ तुम लोग को बताना स्टार्टिंग में भूल गया था. ये दिया हुआ है कि ये वॉल जो है वो डाइथर्मिक है. ठीक है, डाइथर्मिक वॉल का मतलब होता है कंडक्टिंग वॉल. कंडक्टिंग वॉल का मतलब जो इधर का टेम्परेचर होगा और इस तरफ का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? सेम होगा, बराबर होगा. ठीक है, ये डाइथर्मिक वॉल था. इसमें हम लोगों ने क्या किया? लेफ्ट वॉल में क्या लिया हम लोगों ने? लेफ्ट वाले चैम्बर में 25 मिलीग्राम N2 और इसमें क्या लिया हम लोगों ने? 40 मिलीग्राम व्हाट? हीलियम. अच्छा, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो इधर जो फोर्स होगा और इधर जो फोर्स होगा दोनों क्या होगा? बराबर होगा.
ठीक है, दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो, राइट साइड में जो फोर्स होगा, लेफ्ट साइड में जो फोर्स होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर जो प्रेशर होगा और इधर जो प्रेशर होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, तुम जानते हो PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना वो A है, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो A इंटू L1 होगी और इसकी जो वॉल्यूम होगी वो A इंटू क्या होगी, L2 होगी, ठीक है। तो प्रेशर जो आएगा वो आएगा NRT बाई वॉल्यूम, है ना। अब मैं दोनों चैम्बर की बात करता हूँ, R और T, तो दोनों चैम्बर के लिए सेम होगा। तो N1RT अपॉन V1 इज इक्वल टू N2RT अपॉन V2, कैंसिल हो गया। N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2, N1 है ना, N2 का 25 मिलीग्राम अपॉन, ठीक है, 10⁻³ लिखना चाहिए लेकिन दोनों तरफ कैंसिल होगा, 25 ही छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। N2 28 ना डिवाइडेड बाई V1 होगा A इंटू L1 दैट्स इक्वल टू N2 कितना होगा 40 डिवाइडेड बाई H2 का क्या होता है, हीलियम का 4 अपॉन A इंटू L2, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं L1 अपॉन, ठीक है, L1 अपॉन L2 क्या आ रहा है आप लोगों का, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 0.089 ये आएगा, क्लियर। बोलो, और मुझे लगता है N1 अपॉन N2 भी, ठीक है, शायद यही आ रहा होगा, क्यों, है ना। N1 अपॉन N2 और L1 अपॉन L2 दोनों क्या है, सेम है ना, और बराबर होंगे वो किसके, ठीक है, 0.089 के बराबर होंगे, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तुमने बैरोमीटर का नाम सुना होगा, ठीक है। बैरोमीटर का काम क्या है ये मुझे बताओ, प्रेशर मेज़र करना, ठीक है। चलो बैरोमीटर पढ़ने से पहले, ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं कि लिक्विड का हम लोग प्रेशर कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बैरोमीटर के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। देखो, कोई भी अगर लिक्विड या एयर है, अगर मान लो हाइट उसकी h है, इसकी डेंसिटी मान लो रो है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगी ना वो ρgh के बराबर होगी, ठीक है। h डेप्थ अगर तुम नीचे लोगे तो प्रेशर जो होगी वो कितनी होगी, ρgh के बराबर होगी, ठीक है। तुम्हें हाइट से मतलब है, ठीक है। अगर मान लो हम एटमॉस्फेरिक को छोड़ दें, ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का जो प्रेशर होगा वो यहाँ के प्रेशर से ρgh ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर P0 होगा तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो P0 प्लस ρgh के बराबर होगा, क्लियर। मतलब h डेप्थ नीचे जो प्रेशर होगा वो ρgh से ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लो कोई लिक्विड अगर ऐसे भी ट्यूब में रखा हुआ है ना, कोई लिक्विड इस तरह से भी ट्यूब में रखा हुआ है, ठीक है। फ्लूइड में और बताऊंगा मैं तुम लोगों को, है ना। इसमें कोई लिक्विड है, तब भी जो यहाँ का प्रेशर होगा ये P2 है मान लो और ये P1 है ना। ये हाइट से हमें मतलब है, ये हाइट मान लो h है, ठीक है। तो P2 जो होगा वो P1 प्लस ρgh के बराबर होगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई लिक्विड ऐसे रखी हुई है 60 डिग्री पे अगर मान लो लिक्विड रखी हुई है, ठीक है, 60 डिग्री पे, तो यहाँ अगर प्रेशर P1 है और यहाँ P2 है और ये L है अगर, ठीक है, तो हमें L cos 60 से मतलब होगा, है ना। तो हम लिखेंगे P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ρg L cos 60, मतलब कितना, L/2 के बराबर, क्लियर है। बोलो, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं बैरोमीटर की, ठीक है। बैरोमीटर तुम लोग जानते हो कि प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। हम लोगों के ऊपर एयर का प्रेशर होता है, तुम जानते हो कि हमारे ऊपर एयर है और उसका प्रेशर हमारे ऊपर होता है, ठीक है। और एयर का जो प्रेशर होता है वो ρgh से ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स रो जो है वो वेरिएबल है ना, इंटीग्रेशन से हमें निकालना होगा ρgh की वैल्यू, लेकिन हम प्रेशर जो है ना वो बैरोमीटर को यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखना हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर में, ठीक है, मर्क्यूरी फिल कर लेते हैं, ठीक है, और एक ट्यूब में हम मर्क्यूरी फिल करके, एक ट्यूब में हम मर्क्यूरी फिल करके, ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से फिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अंगूठा रखते हैं और इसको इसमें डुबा देते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये बता कि जो पिचकारी देखिए, जो होली में पिचकारी हम लोग चलाते हैं,
उसके मुंह को तू बंद कर दे और पिस्टन को खींचने का प्रयास कर। पिस्टन खींचता है या नहीं खींचता है? थोड़ा सा खींचता है, लेकिन बाद में खींचना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा लिक्विड पहले ड्रॉप होगा और फिर यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो लिक्विड फर्दर नीचे नहीं जाएगा। बोलो, तो लिक्विड जो है ना वो थोड़ा सा नीचे जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यहाँ से मर्क्यूरी निकला और एयर तो है नहीं वहाँ पे, है ना, एयर है नहीं, तो क्या है वहाँ पे? वैक्यूम। अब देखना, यहाँ पे प्रेशर 0 है क्योंकि वैक्यूम है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो P0 है। अच्छा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा क्योंकि रो जी एच तुम जानते हो, अगर सेम एच होगा तो प्रेशर क्या होगा? सेम। ये मान लेते हैं ये है एच, ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे रो जी एच, तो तुम लिख सकते हो P0 इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम, इज इक्वल टू 0 प्लस रो जी एच, ठीक है। तुम P0 की वैल्यू पुट करोगे 10⁵ इज इक्वल टू रो, तुम जानते हो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी 13.6 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू एच। जब तुम एच निकालोगे तो ये आएगा 760 mm कह लो या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी कह लो, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर के पूरे हाइट के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है ग्राउंड पे, और 76 सेंटीमीटर एच जी के हाइट के का जो प्रेशर क्रिएट होता है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग मुझे कोई बता सकते हो क्या कि क्या हम पानी से भी बैरोमीटर बना सकते हैं क्या? बोलो, वाटर से बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जो तुम सोचो कि वाटर की डेंसिटी 1000 होती है और जो इसकी डेंसिटी होती है मर्क्यूरी की, वो कितनी होती है? 13.6 इंटू 1000 होती है। तो अगर तुम वाटर की अगर तुम बनाओगे, ठीक है, ट्यूब, तो तुम सब कुछ वाटर के साथ ही एक्सपेरिमेंट करोगे, लेकिन तुम यहाँ पे 1000 पुट करोगे, ठीक है, तो तुम्हारी जो हाइट होगी ना, यहाँ पे तो 13.6 से डिवाइड हो रही है, 13.6 इंटू 1000 से, तो सिर्फ 1000 से डिवाइड होगी, है ना। तो यहाँ पे हाइट तुमको कम मिल रही है, लेकिन उस केस में जो तुमको हाइट मिलेगी इसकी, ठीक है, वाटर बैरोमीटर की, वो क्या मिलेगी? बहुत हाई मिलेगी। क्लियर है? बोलो, है ना। इससे 13.6 टाइम्स, मतलब 76 सेंटीमीटर इंटू 13.6 कर लो, तुमको इतना बड़ा बैरोमीटर यूज़ करना होगा, ठीक है, जो कि काफ़ी दिक्कत वाला होगा। क्लियर? तो प्रेशर 1 ATM जो है उसको 76 सेंटीमीटर फ्रॉम HG भी कह सकते हैं, या 760 mm भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए लिख लीजिए इस चीज़ को। ये एक ट्यूब है, और इसमें मरकरी कॉलम है जो कि 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और इसमें एयर है। ये मरकरी है, ये एयर है, और ये 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। क्लियर? इसको हमने इन्वर्ट कर दिया ऐसे, तो अब जो ये लेंथ होगी वो पहले से कम होगी या पहले से ज़्यादा होगी? ये मुझे बताओ। कम होगी, ठीक है। तो ये नई लेंथ क्या होगी तुम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है ना। लिखो, if the tube is inverted, if the tube is inverted from position A to position B, from position A to position B, then find the new length of air column, then find new length of air column, assuming the temperature to be constant, assuming the temperature to be constant, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बता कि टेम्परेचर सेम है या नहीं है? सेम है। और जिस गैस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं उसका वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस सेम है या नहीं है? सेम है। टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो क्या हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2? बोलो, तुम जानते हो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। n कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही, टेम्परेचर सेम है, तो PV इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। प्रेशर देखो, कुछ लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, लेकिन मैं तुमको क्या बोलूँगा, देखो
यहाँ मैं प्रेशर को P लेता हूँ, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, P प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। यहाँ पे खुला है, ये खुला है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना, 76 सेंटीमीटर या 75 ले लो, चलो ठीक है ना, क्लियर, हम 76 ले लेते हैं, ठीक है। तो P प्लस 10 जो होगा वो 76 होगा, तो P कितना होगा, 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, ठीक है। तुम प्रेशर को मैं बोलूँगा कि इसको तुम ATM में कन्वर्ट मत करो, इसको तुम हाइट ऑफ Hg में ही रखो, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, कितना, 10 ज़्यादा होगा, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा। मानते हो, बोलो। अब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P 66 इंटू V एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया लिया मैंने ट्यूब का, दैट इज इक्वल टू 86 इंटू एरिया इंटू L। यहाँ से हम लोग ईजिली L निकाल सकते हैं। तुम लोग मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताओ L की कितनी आ रही है, ठीक है। चलो जल्दी करो। आपके पास जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है मुझे बताएं। L इज इक्वल टू, बोलिए, 23.04 चलिए सेंटीमीटर, है ना। देखिए एक और बात, जैसे यहाँ जो प्रेशर है वो 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, ये पूरा एयर है, तो पूरे में जो आपको प्रेशर लेना है वो 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg ही लेना है, क्योंकि एयर कॉलम की अगर हम बात करें तो स्मॉल हाइट में जो प्रेशर वेरिएशन होता है एयर कॉलम में वो नेग्लिजिबल होता है। क्लियर, चलें आगे हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, मर्क्यूरी, और ये गैस है, ठीक है। हमने क्या किया, इस ट्यूब को टिल्ट कर दिया ऐसे, सिक्सटी डिग्री पे, लिखो फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ गैस कॉलम, फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ गैस कॉलम इन ट्यूब if the tube is rotated, if the tube is rotated at an angle 60 degree shown, if the tube is rotated at an angle 60 degree shown, ठीक है। चलिए ये जो आपको दी हुई है ये वाली लेंथ, ठीक है, वो आपको 40 सेंटीमीटर दी हुई है ना। तो आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो मर्क्यूरी की हाइट होगी वो होगी 20 cos 60। 20 cos 60 का मतलब क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो P अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे P प्लस 20 होगा, और P प्लस 20 जो होगा वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, है ना। तो P जो होगा वो बोलिए 56 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ जो प्रेशर है वो P डैश अगर हम ले लें तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो P डैश प्लस 10 होगा, P डैश प्लस 10 जो होगा वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, तो P डैश जो होगा वो 66 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, ठीक है। अब शायद मैं सवाल में आपको पहले देना भूल गया था, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो वही P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाना है हमें, है ना। P1 मतलब 56 इंटू V1 40 इंटू एरिया इज इक्वल टू P2 V2, P डैश इज 66 इंटू एरिया इंटू लेंथ L। तो यहाँ से हम आसानी से L की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आ रही है आप लोगों की L की वैल्यू, 33.92 सेंटीमीटर। क्लियर है।
चलिए इस पे बेस्ड हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा अच्छा सवाल है ना, उसको हम लोग अब देखते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, है ना। ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, और बीच में मर्क्यूरी कॉलम है, और ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर है और ये भी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। लिखो, एज्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर, एज्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर if the tube is changed to vertical position, if the tube is changed to vertical position, the mercury pallet comes down by 5 centimeter, comes down by 5 centimeter, then find out the value of P naught, then find out the value of P naught, ठीक है। then find out the value of P naught, ठीक है। P naught तुमको इनिशियल इसकी प्रेशर दी हुई थी और इसकी टेम्परेचर दी हुई थी, और इसकी प्रेशर और टेम्परेचर T naught दी हुई थी, दोनों आइडेंटिकल थे, ठीक है। तो तुम्हें P naught की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम लोगों ने वर्टिकल कर दिया, ठीक है। ये अब ये लेंथ पहले कितना था 30, अब कितना होगा 35, ये है 40, और ये कितना होगा 25, ठीक है। दिस विल बी 25। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसके लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगेगा, मानते हो इस बात को, है ना। अच्छा, प्रेशर अब तुम देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रेशर को P1 मान लेता हूँ, तो यहाँ जो P2 जो होगा वो P1 प्लस 40 के बराबर होगा, मानते हो इस बात को, बोलो 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सबसे पहला इक्वेशन मैं इसके लिए लिखूँगा, मैं लिखूँगा P नॉट इंटू A इंटू 30 विल बी इक्वल टू P1 इंटू A इंटू 35। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। P1 इज इक्वल टू P नॉट इंटू 30 अपॉन 35, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ, मैं लिखूँगा P नॉट इंटू 30 इज इक्वल टू P2 इंटू 25। सही लिख रहा हूँ, P2 को लिख देता हूँ P1 प्लस 40 इंटू 25। P नॉट इंटू 30 इज इक्वल टू P नॉट इंटू 30 अपॉन 35 प्लस 40 इंटू 25। तो P नॉट इंटू 30 होगा, है ना, P नॉट इंटू 30 अपॉन 35 इंटू 25 प्लस 40 इंटू 25। तो इसको सॉल्व करके, ठीक है, तुम P नॉट की वैल्यू निकालो और मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ कि P नॉट की एग्जैक्ट आंसर क्या आ रही है, ठीक है। याद रखना ये 76 सेंटीमीटर मतलब सॉरी ये सेंटीमीटर ऑफ Hg में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज जो तुमने पुट की है वो किस में है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में है, ठीक है।